अमनप्रीत, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। बट मैम, इतनी छोटी बात पे आप उन स्टूडेंट्स को। बात छोटी नहीं है, और भी वजह है। मैम, ऐसी कौन सी वजह है कि जो आप इतना एक्सट्रीम स्टेप ले रही है? नो मोर क्वेश्चंस। अमनप्रीत, वो जी राजेश, राजेश, राजेश। जी मैम। कहाँ थे तुम? ये किसने किया? जाओ जाके निकालो। जिनके पास पावर होती है उन्हें अक्सर ये सब बर्दाश्त करना पड़ता है। हमेशा जरूरी नहीं होता कि हम अपनी सिस्टम, समाज और परिवार के हर कसौटी पे हमेशा खरा ही उतरे। इतनी क्या इमरजेंसी थी जो मेरे घर आने तक का इंतजार नहीं कर सकते थे? क्यों? कॉलेज में आपने स्टूडेंट टीचर्स के अलावा अपने रिश्तेदारों पे आने पे पाबंदी लगा रखी है। बॉबी, तुम आजकल बहुत सरकास्टिक होते जा रहे हो। लगता है अपने चाचा से बहुत मिल रहे हो। हाँ, और वैसे भी चाचा जी सही कहते हैं, आपको सिर्फ गुलाम पसंद है। पर फिर भी मैं आपसे एक आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज अपने बेटे के लिए एक सिफारिश कर दो प्लीज। बॉबी, इट्स नॉट पॉसिबल। ये मेरे उसूलों के खिलाफ है और तुम। मॉम, नहीं सुनने मुझे आपके और एक्सप्लेनेशंस। हम हमेशा सबको खुश नहीं रख सकते, और कहते हैं जो अपने उसूलों से समझौता नहीं करते वो अक्सर अपने परिवार और समाज के बीच खुद को अकेला ही पाते हैं। जब अपने ही अकेला छोड़ दें तो अपना बेड़ा खुद उठाना पड़ता है, और अब मैं ठान चुका था वही करूंगा जो मुझे ठीक लगता है। बॉबी अभी तक आया नहीं है। ये बॉबी बॉबी बॉबी, तुमने शराब पी है? हाँ पी है। You can't stop me now. How dare you? मुझे बॉबी से बहुत उम्मीदें थी, और सिर्फ बॉबी से ही नहीं, अपनी बेटी नैना से भी, क्योंकि देवेश के खोने के बाद यही मेरी दुनिया थी। ये सुबह सुबह किसका फोन है? तुम्हारी ननन सुनीता का फोन है इस वक्त? हेलो। प्रत्युष, प्रत्युष दरवाजा खोलो। प्रत्युष, क्या हो पापा? जल्दी से तैयार हो जाओ, पुलिस स्टेशन चलना है।
मैम ये मेरा बेटा बॉबी है। कल रात 8 बजे से घर से गया है। अपना फोन भी घर पे छोड़ गया था। अभी तक घर नहीं आया। कुछ बोल के गया था आपको? हो सकता है अपने दोस्तों के साथ कहीं गया हो। मैम उसके जितने दोस्तों को मैं जानती थी सबसे पता किया है, लेकिन कहीं उसका पता नहीं चल रहा। सुनीता जी, उसका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? हाउ डेयर यू! इनफ मम्मी। सुनीता जी, आप जी? मैंने आपसे पूछा कि कल रात को बॉबी का किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? जी वो थोड़ा अपसेट था। किस बात से अपसेट था? एक्चुअली उसके फादर के डेथ के बाद वो थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो गया था। बहुत इराटिक बिहेव करता था। बाहर वो कभी भी किसी से भी झगड़ा कर लेता है। हमें डर है कि कहीं वो फिर से। प्लीज मैम जल्दी से उसका पता लगाइए। ठीक है, आप एक काम कीजिए, उसके सारे दोस्तों के नंबर दे दीजिए हमें, हम पता लगाते हैं। जी। सुरेंद्र एक काम करो, बॉबी का फोटो पेट्रोलिंग टीम को भेजो। हॉस्पिटल्स में भी पता लगाओ, उसके आस पड़ोस के लोगों से, उसके दोस्तों से पूछताछ करो। हो सकता है हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है मैम। बॉबी ड्रग्स लेता था? हाँ मैम, बॉबी के पड़ोसी और उसके फ्रेंड्स के पेरेंट्स ने तो यही बताया, लेकिन बॉबी इस वक्त कहाँ है ये कोई नहीं जानता। एक और बात मैम, बॉबी का अक्सर अपनी माँ से झगड़ा हुआ करता था और इसी बात को लेकर बॉबी अक्सर घर से चला जाया करता था, लेकिन उसकी माँ ने आज तक कभी उसकी मिसिंग कंप्लेंट नहीं की, लेकिन इस बार की है। और एक और अजीब बात मैम, बॉबी को गायब हुए केवल 1 दिन हुआ है और आज उसकी माँ कॉलेज चली गई। तो तुम्हें ये लग रहा है कि सुनीता हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है? एक काम करो, ये बॉबी के साथ साथ सुनीता के भी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। ठीक है मैम। हेलो मम्मी, बॉबी भैया मिले क्या? नहीं। आप टेंशन मत लो, उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना तो वो हमेशा की तरह वापस आ जाएंगे। क्या हुआ मम्मा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? नैना मैं कॉलेज में हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है, पर आपको याद है ना कि मेरी फीस भरने का टाइम आ गया है? नैना मैंने बोला ना, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ओके मम्मा। और पाजी क्या चल रहे हैं? सब बढ़िया बढ़िया। बॉबी खून कहाँ से आया? पाजी आप इसे पकड़ के रखो, मैं देखता हूँ। ठीक है भाई। अरे हटिए आप लोग, साइड होइए। मैंने नहीं मारा मम्मी को। हम दोनों को गला काट के मारा गया। उठा भाटिया इसको। मैंने नहीं मारा। मैंने नहीं मारा मम्मी को। मैंने नहीं मारा मम्मी को। लेकिन तेरे पड़ोसी तो कोई और ही कहानी बता रहे कि तू यहाँ से भाग रहा था, उन्होंने देख लिया इसलिए तू यहाँ पे रुक गया, वरना तू तो 9 तो 11 हो जाता। नहीं मैम, मैं भाग नहीं रहा था। मैंने नहीं मारा मम्मी को। तूने नहीं मारा? और ये लड़की, इसको किसने मारा? कौन है ये? मैं नहीं जानता इसे। तू नहीं जानता तो तेरे घर में कहाँ से आ गई है? मैम मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं खुद यहाँ नहीं था मैम। तो कहाँ था तू पिछले 2 दिन से? हरिद्वार
हरिद्वार गया था। और चुप कर, हरिद्वार के भजन गाने बंद कर दे। तेरी सारी कुंडली निकाल ली है मैंने। ड्रग्स पीता है और अपनी माँ के साथ झगड़े भी करता था। मैं मानता हूँ मम्मी मुझसे अपसेट थी, 2 दिन पहले उनसे झगड़ा करके गया था। मामा प्लीज मुझे जाने दो। कहीं नहीं जाएगा। नहीं रहना मुझे आपकी बंदिशों में। बॉबी संभाल, दिखाओ तो सही बात। बॉबी सुनो। उस रात घर से जाने के बाद मैं आज ही सुबह लौटा हूं। लौट के देखा तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। सबसे पहले किसने देखा इसको? मैं देखा मैडम जी। ये लड़की कौन है, जानते हो आप? इस लड़की को तो हम में से कोई भी नहीं जानता। इसको तो पहले यहाँ कभी देखा भी नहीं। और इस घर में बॉबी और उसकी माँ के अलावा और कौन रहता है? बॉबी की एक छोटी बहन भी है मैडम, नैना नाम है। वो देहरादून के मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है। रोला पाना बंद कर और सच सच बता, कौन है ये लड़की, यहाँ क्यों आई थी और इसका मर्डर तूने क्यों किया? मुझे कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं किया तूने? हाँ? कुछ नहीं किया? थाने चल, वहाँ पे ना अच्छे भी बोलते हैं। भाटिया लेके चल इसको। नहीं सिस्टर मेरी बात सुन। मैं अपनी मम्मी को क्यों मारूंगा? मैं सब आप मेरी बात सुन। मैं क्यों लेके जा रहे हो बॉबी को? देखिए, ना सिर्फ इसने अपनी माँ का बल्कि इस लड़की का भी कत्ल किया है। जानते हैं आप इसको? नहीं पहचानते हम। कौन है ये? मैम पूरे घर में कहीं भी कोई फोर्स एंट्री के निशान नहीं मिला है और कोई लूटपाट भी नहीं हुई है। बॉडी देखकर लगता है कि दोनों के गले को किसी धारदार हथियार से काटा गया था। और मैम आसपास का खून भी ताजा नहीं था। ऐसा हो सकता है कि मर्डर कल रात को ही हुआ है। लेकिन हमने पूरे घर में तलाशी ली, कहीं भी कोई मर्डर वेपन नहीं मिला। गल तो तेरी बिल्कुल ठीक है सुरेंद्र। हो सकता है कि ये बॉबी कल रात को ही कार में घुसा हो। कल रात को ही इसने अपनी माँ का मर्डर किया और मर्डर का वेपन या तो कहीं छुपा दिया या फेंक दिया। प्लान तो इसने अच्छा बनाया था लेकिन कामयाब नहीं हुआ। लेकिन मैम बॉबी का तो अपनी माँ के साथ झगड़ा था और बॉबी की माँ की लाश के साथ साथ उस लड़की की लाश का मिलना मैम को समझ नहीं आ रहा है। वैसे सुनीता जी एकेबी कॉलेज के प्रिंसिपल थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस लड़की की लाश हमें मिली है वो भी उसी कॉलेज में पढ़ती हो? पॉसिबल है, लेकिन मर्डर तो कल रात को हुआ था ना सुरेंद्र। तो इतनी रात को एक कॉलेज की स्टूडेंट अपने प्रिंसिपल के घर क्यों जाएगी? मैम एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है। हो सकता है बॉबी से अपने साथ लाया हो। ये बॉबी की गर्लफ्रेंड हो। गर्लफ्रेंड हो सकती है, लेकिन ये गर्लफ्रेंड को क्यों मारेगा अपनी? हो ना हो सुरेंद्र, मेरी गट फीलिंग कह रही है ना कहानी कुछ और ही है। ये बॉबी हमसे जरूर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। एक काम करो, कॉलेज में जाके इस लड़की के बारे में पूछताछ करो और सुनीता की बेटी उससे भी पूछो। ठीक है मैम। रुक गए, घर को सील करो और पोस्टमार्टम के लिए भेजो लाशों को। ओके मैम। हेलो। नैना तुम जल्दी से होशियारपुर आ जाओ। सर हमें तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि सुनीता मैम का मर्डर हो चुका है। हम खुद ही शॉक में हैं। हमें सुनीता मैडम के घर पे एक लड़की की बॉडी मिली थी। आप जानते हैं इस लड़की को? हाँ सर, ये तो गरिमा जैन है, इसी कॉलेज की स्टूडेंट है। लेकिन अगर ये इसी कॉलेज की स्टूडेंट है तो फिर सुनीता जी के घर पे क्या कर रही थी? सर वो तो पता नहीं। आइए सर, केबिन में बैठ के बात करते हैं। प्लीज। थैंक यू। वैसे गरिमा को मैम ने सस्पेंड कर दिया था। सस्पेंड कर दिया था? बट क्यों? इन 7 लड़कियों को तुरंत सस्पेंड करो और इनको बोलो अपने पेरेंट्स को बुलाएं। जब तक इनके पेरेंट्स नहीं आते इनके हॉस्टल से बाहर निकलने में पाबंदी लगा दो। लेकिन मैम इन्होंने ऐसा क्या किया है कि आप इन्हें सस्पेंड कर रही है? ये लड़कियां रोज लेट आती है। मैम इतनी छोटी सी बात के लिए आप? बात छोटी सी नहीं है, और भी वजह है। कैसी वजह जो आप ये एक्सट्रीम स्टेप ले रही है? नो मोर क्वेश्चंस। जैसा कहा है वैसा करिए। मैंने मैम के कहने पे ही उन सबको सस्पेंड किया था और मैम से मिलने के लिए बुला लिया था। आप सबने अपने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया? प्लीज मैम, हम आगे से कभी ऐसे नो आर्ग्यूमेंट्स। आप सबने जो किया है वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ध्यान रहे, जब तक आपके पेरेंट्स यहाँ नहीं आते हॉस्टल से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। अंडरस्टैंड?
आपने बताया कि लड़कियों को हॉस्टल से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, तो फिर ये गरिमा सुनीता जी के घर क्यों गई? हो सकता है उन्हें सस्पेंड ना करने की रिक्वेस्ट करने के लिए गई हो। अच्छा, ये गरिमा और बाकी की लड़कियों को वाकई लेट आने की वजह से सस्पेंड किया गया था, या फिर बात कुछ और थी? हो सकता है बात कुछ और भी हो, लेकिन सुनीता मैम ने कभी कुछ साफ साफ नहीं बताया। हाँ, पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही थी और बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी भी हो गई थी, और स्टूडेंट उन्हें तानाशाह करके बुलाते थे। अच्छा, कॉलेज में या हॉस्टल में सुनीता जी की किसी से कोई दुश्मनी थी? I mean, कोई ऐसा जो उन्हें बिल्कुल पसंद ना करता हो? नहीं सर, सुनीता मैम को सब लोग बहुत पसंद करते थे। ये जो भी कुछ हो रहा था वो पिछले 20-25 दिन से ही चल रहा था। पहले तो मैम सबके साथ बहुत पोलाइटली बिहेव करती थी, लेकिन पिछले कुछ टाइम से वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई थी। ठीक है, हमें गरिमा की फैमिली के बारे में सारी डिटेल्स चाहिए। और वो जो 6 लड़कियां जिन्हें सस्पेंड किया गया था, वो अभी कहाँ पे हैं? फिलहाल तो अभी हॉस्टल में है। हम उनके पेरेंट्स के आने की वेट कर रहे थे। ठीक है, हमें उसे मिलना है। एक बात और बताइए, जो सुनीता जी का बेटा है बॉबी, इसका गरिमा या कॉलेज में किसी और से भी बोलचाल थी? हाँ, वो कभी कभी कॉलेज आता था, पर मुझे ये नहीं पता कि उसकी किसी के साथ बातचीत थी या नहीं। किसी को नहीं मारा मैंने किसी को नहीं मारा, मैं सही कह रहा हूँ। मैं तो आज ही सुबह आया हरिद्वार से। ऐसा नहीं पकड़ा ना तूने। अगर एक काम कर, उसका नाश्ते से पेट नहीं भरना, उसको छक करा मक्खन मार के फिर उगलना इससे। नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने किसी को नहीं मारा। सुनीता ने गरिमा के साथ साथ 6 और लड़कियों को कॉलेज से सस्पेंड किया था, लेकिन वजह क्या थी? मैम, वाइस प्रिंसिपल ने बताया कि गरिमा और बाकी की 6 लड़कियां अक्सर हॉस्टल में लेट आया करती थी। इसी वजह से सुनीता जी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। बस इसी वजह से सस्पेंड कर दिया? मैम, हो सकता है कि वजह कुछ और भी हो, लेकिन वाइस प्रिंसिपल को पता नहीं है। और मैंने इस मामले में उन लड़कियों से भी पूछताछ की। मैम, उन लड़कियों से बात करके भी लग रहा था कि उन्हें लेट आने की वजह से नहीं, बल्कि किसी और वजह से निकाला गया, लेकिन किसी ने कुछ साफ साफ नहीं बताया। वो तो ठीक है सुरेंद्र, लेकिन इस वजह का गरिमा और सुनीता के मर्डर से क्या कनेक्शन हो सकता है? जबकि सुनीता ने गरिमा को कॉलेज से सस्पेंड किया था। यहाँ तक कि तुम ये कह रहे हो कि सुनीता ने गरिमा के हॉस्टल से बाहर निकलने पे भी पाबंदी लगाई हुई। मैडम जी, पाबंदी तो लगा रखी थी, लेकिन ये भी हो सकता है कि गरिमा सुनीता जी से चुपके मिलने गई हो। वैसे मैंने इस मामले में गरिमा के एक क्लोज फ्रेंड से बात की। उसने बताया कि गरिमा हॉस्टल के बाहर कोई पार्ट टाइम जॉब किया करती थी, शाम को 5 बजे से रात के 10 बजे तक। सर, गरिमा की फैमिली की फाइनेंशियल हालत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो पार्ट टाइम जॉब करती थी। हाँ, लेकिन गरिमा की तो हॉस्टल से बाहर जाने पे पाबंदी थी, फिर वो बाहर कैसे गई? सर, वो सब तो मुझे नहीं पता है। शायद वो मैम से माफी मांगने गई होगी कि वो उसे सस्पेंड ना करें। पार्ट टाइम जॉब 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक? ऐसी कौन सी पार्ट टाइम जॉब करती थी जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी? पता नहीं मैम, वैसे मैंने गरिमा की मदर को बुला लिया है, वो भोपाल से आ रही हैं, हो सकता है कि उन्हें पता हो। मैडम जी, बॉबी और सुनीता जी की कॉल रिकॉर्ड्स हैं। ये बॉबी का नंबर 2 दिन बंद था। हाँ, उसकी माँ बता रही थी ना कि फोन कार पे छोड़ के गया था। वैसे पता चला था कहाँ वो 2 दिन? मैडम जी, पता लगवा रहा हूँ। वैसे सुनीता जी के मर्डर से पहले उन्हें आखिरी कॉल उनकी बेटी नैना ने किया था। नैना आ गई वो देहरादून से? जी मैडम जी, मैंने उसको थाने बुलवा लिया है। नैना, तुम्हारी मम्मी के साथ साथ तुम्हारी मम्मी के कॉलेज की स्टूडेंट गरिमा का मर्डर भी तुम्हारे घर पे ही हुआ। क्या इस कुड़ी का तुम्हारे घर पे आना जाना था? नहीं मैम, मैं इस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानती। हो सकता है ये बॉबी की गर्लफ्रेंड हो। मुझे नहीं लगता कि उनकी लाइफ में कोई लड़की थी, और मैं मानती हूँ कि बॉबी भैया मम्मा से अपसेट थे, लेकिन वो उन्हें कभी भी। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि वो अपसेट था? पापा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफिसर थे। पापा की डेथ के बाद बॉबी भैया ऐसा चाहते थे कि पापा की जगह उनको कंपनसेट अपॉइंटमेंट मिल जाए, लेकिन भैया ने कभी भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया। भैया चाहते थे कि मम्मा उनकी जॉब के लिए सिफारिश करें, पर मम्मा के असूलों के खिलाफ थी ये सब चीजें। पर बॉबी भैया को ऐसा लगता था कि मम्मा उनकी जगह प्रत्युष भैया को जॉब लगवा देगी। ये सब बातें बॉबी के दिमाग में बॉबी के चाचा ने डाली हुई थी। जी हाँ मैम, मेरी खुद की मेडिकल की शॉप है। अब आप ही बताइए कि फूफा जी की जगह मुझे गवर्नमेंट जॉब कैसे मिल सकती है? बॉबी को गलतफहमी हो गई थी, और उसकी गलतफहमी गुस्से में बदल गई। नैना, तुम्हारी मम्मी की डेथ से पहले तुम्हारी आखिरी बार उनसे फोन पे कब बात हुई थी और क्या बात हुई थी? मेरी उनसे बात बॉबी भैया के बारे में ही हो रही थी। हाँ बोलो नैना। मम्मा, बॉबी भैया घर वापस आए क्या? मैं तेरे चाचा के घर आई हूँ, बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? मम्मी चाचा के घर पे कभी नहीं जाती थी, उनकी बोलचाल भी बंद थी। ऐसी कौन सी बात थी जो आपस में बनती नहीं थी उनकी? मैं बताता हूँ। क्या है कि मेरी बहन और उसके देवर के बीच में हमेशा से प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा था। मेरी बहन और उसके हस्बैंड जिस घर में रहते थे, उनकी जो जमीन थी, सब पर वो अपना हक जता रहा था।
जबकि वो पुश्तैनी प्रॉपर्टी नहीं थी मैम, वो मेरी बहन और उसके हस्बैंड ने अपनी मेहनत से बनाई हुई थी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सुनीता का मर्डर उसके देवर ने किया है? मैडम, मेरी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसकी जान ले ली? बहन जी शांत हो जाइए, हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें ये पता चला है कि गरिमा अपने कॉलेज के साथ साथ कोई पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। हाँ मैडम, काफी साल से उसके पिताजी बिस्तर पे है, एक छोटा भाई भी है, वो पढ़ रहा है, इसी मजबूरी में वो जॉब कर रही थी। लेकिन वो जॉब कहाँ करती थी? ये तो उसने हमें नहीं बताया। सुनीता पुरी और उसकी स्टूडेंट्स गरिमा जैन के दोहरे हत्याकांड में अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि गरिमा पार्ट टाइम जॉब कहां करती थी। सुनीता द्वारा कॉलेज की 7 स्टूडेंट्स को सस्पेंड करने की असल वजह क्या थी? गरिमा की लाश सुनीता के साथ मिलने का क्या राज था? ये सब कुछ अभी रहस्य बना हुआ था। बॉबी को जमानत पर रिहा कर दिया गया था और इस दोहरे हत्याकांड में बॉबी के चाचा राजेश पुरी की भूमिका को भी खंगाला जा रहा था। मैडम, मैं मानता हूँ कि सुनीता भाभी से मेरी कुछ ज्यादा बोलचाल नहीं थी, लेकिन उनके मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ बोलचाली बननी थी। आपके और सुनीता के जायदाद को लेकर भी झगड़े थे, और जिस रात सुनीता का मर्डर हुआ उससे ठीक 4 घंटे पहले वो आपके घर आपसे मिलने आई थी। क्यों? दरअसल 1 महीने बाद मेरी बेटी की शादी है, तो इनविटेशन देने के लिए मैं भाभी जी से मिलना चाहता था, इसीलिए मैंने उनको फोन किया था। लेकिन भाभी ने मुझे फोन पे बोला कि वो खुद मेरे घर आ रही हैं। उस रात 7 साढ़े 7 बजे वो मेरे घर आई थी। अरे भाभी जी, नमस्ते नमस्ते, बैठिए ना। आपकी देवरानी और भतीजी शादी की शॉपिंग के लिए बाहर गए हुए हैं। कब है स्वीटी की शादी? भाभी जी 11 मई को है। आपको, नैना को और बॉबी को सबको आना है। बॉबी तो कल से लापता है। क्या? इतना क्यों हैरान हो रहे राजेश? तुम तो जानते ही होंगे वो कहाँ है। अभी आप मुझे हमेशा गलत समझती हैं। मैडम, मैंने आज तक उनका कभी भी बुरा नहीं चाहा है। जहाँ तक जायदाद की बात है, तो मेरे तो खुद के जायदाद पे भाभी जी हड़प कर बैठी हुई थी। देवेश भैया जिस घर में रहते थे, उस घर को बनवाने के लिए पापा जी ने ही पैसे दिए थे देवेश भैया को। अब उस हिसाब से उस घर पे तो मेरा भी बराबर का हक हुआ ना मैडम। लेकिन सुनीता भाभी का भाई है शशि, उसी ने भाभी और मेरे बीच में फूट डाली है। लालच तो उसको है अपनी बहन की जायदाद का। आप पर उंगली उठी तो आपने सुनीता के भाई पे उंगली उठा दी। मैडम, किसने क्या किया वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। नैना, मैं इसको समझा समझा के थक गई हूँ, इसको रिहैब भेजना ही पड़ेगा। मम्मा, भैया की विल पावर बहुत स्ट्रांग है और इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है ये अब कभी ड्रग्स को हाथ नहीं लगाएंगे। प्रॉमिस तो ये मुझे भी बहुत दे चुका है। मुझे तो डर लगता है कि कहीं नशे के चक्कर में हम सबको ना बेच खाए। मैम, हाँ सुरेंद्र, सुनीता जी और गरिमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मैम, रिपोर्ट के हिसाब से दोनों का मर्डर 16 अप्रैल की रात तकरीबन 11 बजे के आसपास का है, और मैंने चेक भी किया है 17 अप्रैल को बॉबी को हरिद्वार की बस से उतरते हुए देखा गया था। इसका मतलब बॉबी मर्डर के बाद घर पहुंचा है। लेकिन ये गरिमा तो सुनीता के साथ रात से थी ना, और अपने हॉस्टल से निकली है शाम को 5 बजे। और नैना का ये कहना है कि उसकी सुनीता से बात तकरीबन शाम को 7 बजे हुई थी, जब वो अपने चाचा के घर पे थी। सुरेंद्र, अब पता हमको ये करना है कि शाम को 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक ये दोनों कहाँ गई, और जब ये दोनों मिली तो इनके साथ कौन था? पैसों का प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी देहरादून आ पाऊंगी। करियर, सपने सब दांव पे लगा है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं बाद में कॉल करती हूँ। मैं जानता हूँ नैना, सुनीता के बगैर यहाँ किसी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हारा मामा अभी तक जिंदा है। सुनीता ने तुम्हारे लिए बहुत सारे सपने देखे थे ना, वो तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहती थी। उसका वो सपना तुम जरूर पूरा करोगी। पर मामा, मुझे नहीं लगता कि अब मैं आगे पढ़ पाऊंगी। अगर तू भी बॉबी की तरह पढ़ाई छोड़ देगी तो सुनीता की आत्मा को कितना दुख होगा। ऐसा नहीं बोलते बेटे। गुग्गल, ये सुनीता का देवर है ना, शक्ल से बड़ा चालाक लग रहा है। इस पर नजर रखो, और सुनीता के भाई और उसके फैमिली मेंबर्स को भी छोड़ना नहीं। सुनीता के मर्डर वाली रात इनकी जितनी एक्टिविटीज है ना, सबको अच्छे से चेक करो। ओके मैम।
मैम, हाँ सुरेंद्र। जिस रात सुनीता जी और गरिमा का मर्डर हुआ, गरिमा हॉस्टल से निकलने के बाद एक एरिया के सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुई है। ये वहां का फुटेज है। मैम ये देखिए, गरिमा यहाँ किसी लड़की का इंतजार कर रही है और थोड़ी देर बाद ये लड़की यहाँ मिलने आती है। ये फुटेज 9 बजे के आसपास का है। मैम इस लड़की की शक्ल ठीक से दिख नहीं रही है, लेकिन देखने में गरिमा की हम उम्र ही लग रही है। सुरेंद्र, ये लड़की उन्हीं 6 लड़कियों में से हो सकती है जिनको कॉलेज से सस्पेंड किया गया था। नहीं मैम, ये लड़की उन 6 लड़कियों में से नहीं हो सकती, क्योंकि उस रात बाकी की 6 लड़कियां हॉस्टल में ही थी। मैम ये लड़की कोई और ही है। हो सकता है इस लड़की से मिलने के बाद गरिमा सुनीता जी के घर गई हो, या ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि इसी लड़की का कनेक्शन सुनीता जी और गरिमा के मर्डर से हो। वो तो ठीक है सुरेंद्र, लेकिन आखिर ये लड़की है कौन? इसका कनेक्शन सुनीता के कॉलेज से है या फिर गरिमा की पार्ट टाइम जॉब से? पार्ट टाइम जॉब से इसका कनेक्शन हो सकता है, लेकिन गरिमा कहाँ जॉब करती थी हमें कुछ पता नहीं चला है। लेकिन मैम सुनीता जी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। जब मैंने उनका मेल बॉक्स चेक किया तो पता चला कि उनकी हत्या के 2 दिन पहले सुनीता जी ने शिक्षा विभाग के सचिव को अपॉइंटमेंट किया था। और मैम ये देखिए, इस मेल में सचिव ने रिप्लाई भी किया था। 17 अप्रैल को सुनीता जी शिक्षा विभाग के सचिव से मीटिंग करने वाली है। और 16 अप्रैल की रात को ही सुनीता और गरिमा का मर्डर हो जाता है। कहीं इस डबल मर्डर का कनेक्शन इस 17 अप्रैल को होने वाली सचिव की मीटिंग से तो नहीं है? आखिर ऐसी कौन सी वजह होगी जो सुनीता शिक्षा विभाग के सचिव से मिलना चाहती थी? मैंने इस मामले में कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल से भी बात की है। उन्हें इस मीटिंग के बारे में कुछ नहीं पता। हो सकता है कि सुनीता उनको कुछ बताना ही नहीं चाहती हो, या ये भी हो सकता है कि वो लोग हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। सुरेंद्र, एक काम करो, सुनीता के कैबिन को अच्छे से चेक करो। हो सकता है हमें वहां पे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मिले जिससे कि इस कहानी की असल वजह पता चले। तब तक मैं शिक्षा विभाग के सचिव से बात करने की कोशिश करती हूँ और ये जानने की कोशिश करती हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो सुनीता शिक्षा विभाग के सचिव से मिलना चाहती थी। ठीक है मैम। जय सर, मैं प्रीतनगर थाने से इंस्पेक्टर कुलजीत कौर रंधावा बोल रही हूँ। जी, मुझे शिक्षा सचिव से कुछ जरूरी बात करनी थी। जी, वो AKV कॉलेज की प्रिंसिपल सुनीता पुरी और उसी कॉलेज की स्टूडेंट गरिमा जैन के मर्डर के सिलसिले में कोई बात थी। जी दुग्गल, ये सर। सर, बाकी सारे डोर तो खुले हुए हैं, ये एक डोर नहीं खुल रहा है। भाटिया सर, चाबी वाले को बुलाओ। स्पाई कैम? बट सुनीता जी के कैबिन में इसके होने का क्या राज हो सकता है? मम्मा आपको बोलती रही नशा मत करो मत करो। आपने तो उनकी कसम भी खाई थी ना कि नशा नहीं करोगे, फिर भी कसम तोड़ दी। मैंने उनकी कसम तोड़ी, तभी तो वो हमें छोड़ के चले गई। I'm sorry नैना, मुझे उन्हें अकेले छोड़ के जाना नहीं चाहिए था। अगर मैं वहां होता तो। भैया, मैं नहीं जानती सच क्या है, लेकिन जिसने भी मम्मा को मारा है ना, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मैम सुनीता जी के कैबिन में कोई भी सस्पिशियस डॉक्यूमेंट नहीं मिला है, लेकिन ये जो स्पाई कैम मिला था, इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सुरेंद्र, इस स्पाई कैम का कनेक्शन सुनीता जी और शिक्षा विभाग के सचिव से होने वाली 16 अप्रैल की मुलाकात से हो सकता है। मेरी गल हुई थी सचिव से। सचिव का ये कहना है कि सुनीता कॉलेज में होने वाली कुछ गतिविधियों को लेकर चिंतित थी और उसी सिलसिले में सचिव को मिलना चाहती थी। मैम हो सकता है कि सुनीता जी कॉलेज से जुड़ा हुआ कोई ऐसा राज जानती हो जो उनके मर्डर का कारण बना हो। सुरेंद्र, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस स्पाई कैम का इस्तेमाल उन गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए किया गया हो जिसको लेकर सुनीता सचिव से मिलना चाहती थी? लेकिन मैम हमें सुनीता जी के ऑफिस में कोई भी रिकॉर्डेड फुटेज नहीं मिली है। या एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि उन फुटेज को सुनीता जी के मर्डर के बाद गायब कर दिया गया। मुझे लगता है कि उसके कार को एक बार दोबारा सर्च करना चाहिए। हो सकता है हमने कुछ मिस कर दिया। ठीक है मैम।
भाटिया सील तोड़ो। मत लो, ऐसी थोड़ी किसी के पास भेज देंगे तुम्हें। पढ़े लिखे खानदानी लोगों से डील करते हैं हम। बट मैम पैसा कितना मिलेगा? इसका मतलब ये स्टिंग ऑपरेशन एक लड़की ने किया? 5,000 पर विजिट, और तुम चाहो तो उन्हें खुश करके ऊपर से भी कमा सकती हो। मैं लेडी कॉलेज की लाइब्रेरियन है और ये जो आदमी है लेक्चरर है। सुरेंद्र, ये सब देख के तो लग रहा है कि यहाँ पे कोई सेक्स रैकेट चल रहा है। हाँ मैम, लेकिन ये स्टिंग ऑपरेशन करने वाली लड़की कौन है मैम? कहीं ये गरिमा तो नहीं? सुरेंद्र, गरिमा कैसे हो सकती है? अगर गरिमा ने इस रैकेट का पर्दाफाश करने में सुनीता की हेल्प की होती तो सुनीता उसे कॉलेज से सस्पेंड क्यों करती? मैम, गरिमा की हत्या वाली रात गरिमा को एक लड़की के साथ देखा गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टिंग ऑपरेशन करने वाली लड़की वही हो? वो लड़की कोई भी हो सुरेंद्र, लेकिन एक बात है कि इस लाइब्रेरियन और लेक्चरर के साथ साथ शायद इस कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल अमनप्रीत भी इन्वॉल्व है। हो ना हो, इन तीनों ने मिलकर ही सुनीता को मारा होगा। इससे पहले कि सुनीता शिक्षा विभाग के सचिव से मिल पाती, सुनीता को मार दिया गया और साथ में मारी गई गरिमा। सुरेंद्र, एक काम करो, इस लाइब्रेरियन, लेक्चरर और वाइस प्रिंसिपल तीनों के अरेस्ट वारंट लिखवाओ। ठीक है मैम। बिलीव मी, मैं इस सब में इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैं तो खुद सत्य में हूँ कि हमारे कॉलेज में ये सब हो रहा था। वाइस प्रिंसिपल है आप कॉलेज की, आपकी हेड सुनीता जी को सब कुछ पता था। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको पता ना हो। सुनीता जी को मारने की प्लानिंग भी आपने की थी ना? प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मेरा इस मर्डर और सेक्स रैकेट से कोई लेना देना नहीं है। मैम, हम मान देंगे हम सेक्स रैकेट चलाते थे, पर हम सच कह रहे हैं, हमने किसी को भी नहीं मारा। हम सच कह रहे हैं, हमें तो ये भी नहीं मालूम था कि हमारा स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। ये स्टिंग ऑपरेशन भी उन्हीं लड़कियों में से किसी ने किया होगा जिनको तू फंसाने की कोशिश करती है। बता, कौन थी वो लड़की? मैम, हमें तो कई लड़कियां मिलने आती थी, समझ ही नहीं आ रहा कि कौन थी वो। तू बता, कौन थी वो लड़की? मैनू नहीं पता। तेनू नहीं पता? एक एक लड़की की लिस्ट चाहिए मुझे, सबके नाम दे। मैम, बताती हूँ। कॉलेज के लाइब्रेरियन और लेक्चरर द्वारा उन स्टूडेंट्स के नाम दिए गए थे जो सेक्स रैकेट का हिस्सा थी और इनमें गरिमा भी एक विक्टिम थी। पर इस सेक्स रैकेट में वाइस प्रिंसिपल अमनप्रीत की भागीदारी के संकेत सामने नहीं आए थे, लेकिन इस घटना के बाद उसे निलंबित कर दिया गया था और इस रैकेट से जुड़े कई स्टूडेंट्स, टीचर्स और मैनेजमेंट के लोगों को गिरफ्तार किया गया था। सुनीता पुरी जिस सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ करने वाली थी, उस रैकेट को चलाने वालों को अब सुनीता और गरिमा का हत्यारा समझा जा रहा था। हमें ये तो पता चल गया कि ये लोग सेक्स रैकेट में इन्वॉल्व हैं, लेकिन गरिमा और सुनीता के मर्डर चार्जेस के लिए हमें थोड़े और सबूत इकट्ठे करने होंगे और इसमें हमारी मदद वो स्टिंग ऑपरेशन वाली लड़की कर सकती है। लेकिन मैम, वो लड़की कौन है? सुनीता के कॉल रिकॉर्ड से उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है और ना ही उस लड़की के बारे में जिसे गरिमा के मर्डर वाले दिन गरिमा के साथ देखा गया था। मैम, हो सकता है कि उस लड़की का भी मर्डर हो गया हो सकता है सुरेंद्र, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद वो लड़की हमको कांटेक्ट करने की कोशिश करे। कुछ भी करके हमको उस लड़की को ढूंढना है। और हाँ, सेक्स रैकेट से जुड़े जितने भी लोग हैं सबके कॉल रिकॉर्ड्स, एक्टिविटीज अच्छे से चेक करो। हो सकता है कि उन्होंने किसी सुपारी किलर से ये काम करवाया हो। हमें हर पॉसिबिलिटी को खंगालना होगा। पुलिस उस सेक्स रैकेट से जुड़े लोगों के साथ साथ गरिमा और सुनीता से जुड़े हर इंसान को खंगाल रही थी, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन करने वाली वो लड़की कौन होगी, ये अब भी रहस्य बना हुआ था। मम्मा रुको तो, देखने तो दो। कितने गंदे हो रहे हैं आपके दांत। सारी डॉक्टरी क्या मेरे ऊपर ही निकालेगी? अब बता, क्या दिखाई दिया? पूरा ब्रह्मांड था अंदर। क्या बात है, बड़े बड़े डायलॉग मारने लगी है। देखो मम्मा, आप मेरी पेशेंट हो तो चलो मेरी फीस निकालो।
और हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा। अच्छा बाबा ठीक है। ये लो, शगुन के पूरे 501 रुपए है। थैंक यू माँ। मेरी बच्ची, भगवान तुझे बहुत कामयाबी दे। बस मुझे बॉबी की बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं भगवान उसे कब सद्बुद्धि दे। सब ठीक हो जाएगा मम्मा, उनको भी आपकी बहुत फिक्र रहती है। लेकिन वो चल तो अपने चाचा के नक्शे कदम पे रहा है ना। मैम, हाँ सुरेंद्र। मैंने सेक्स रैकेट से जुड़े सभी लोगों को अच्छे से खंगाला। मैम, उन सभी के पास सुनीता जी को मारने का मोटिव तो है, लेकिन किसी के खिलाफ कुछ मिला नहीं है। मैम, सभी के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, सभी की एक्टिविटीज को चेक किया, लेकिन ऐसी कोई लीड हाथ नहीं लगी है जिससे प्रूफ हो सके कि जिस रात सुनीता जी का मर्डर हुआ इनमें से कोई आसपास था, और ऐसा कोई बंदा भी नहीं मिला हो जिसे इन लोगों ने हायर किया था। सुरेंद्र, गरिमा की पर्सनल लाइफ में उसका मर्डर करने वाले का हमें कोई मोटिव नहीं मिला, लेकिन एक बात तय है। मैम, हो सकता है मैम बॉबी, उसका चाचा और उसका मामा, इन तीनों के खिलाफ हमें कुछ मिला नहीं है। मैम, मुझे लग रहा है कि इस डबल मर्डर का कनेक्शन कहीं ना कहीं उस सेक्स रैकेट से है। मैम, वो बात अलग है कि अभी तक सेक्स रैकेट के बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, और ना ही उस लड़की के बारे में पता चला है जिसने वो स्टिंग ऑपरेशन किया था। सुरेंद्र, कातिल कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग तो जरूर छोड़ देता है। एक काम करते हैं, सब कुछ फिर से रिविजिट करते हैं, शायद हमसे कुछ मिस हुआ। ये घर तो सील है। भाई साहब सुनना। जी सर। ये सुनीतापुरी का घर है ना? जी सर। तो इसका घर सील क्यों? सर, सुनीता जी का कुछ टाइम पहले मर्डर हो चुका है। मर्डर? मैडम, ये सुनीतापुरी का अरेस्ट वारंट है। मैं जब उसे अरेस्ट करने के लिए गया था तो पता चला उनका मर्डर हो चुका है। अरेस्ट करने? लेकिन किस जुर्म में सुनीता को अरेस्ट करना चाहते थे आप? डेढ़ साल पहले प्रत्युष साहनी ने एलएमसी बैंक से 20 लाख का लोन बिजनेस के लिए लिया था और उसकी गारंटर सुनीतापुरी थी। 3 ईएमआई भरने के बाद प्रत्युष ने ईएमआई भरना बंद कर दिया और बैंक वालों ने केस कर दिया। कोर्ट ने सुनीतापुरी को हाजिर होने के लिए कई बार सम्मन जारी किया, लेकिन वो आ ही नहीं रही थी, इसलिए अदालत की अवहेलना करने के जुर्म में उनका अरेस्ट वारंट निकाला गया। रात 10 बजे जब तू अपनी केमिस्ट शॉप बंद करके निकल रहा था ना, तब तूने सफेद रंग की शर्ट पहनी हुई थी, जो कि एक सीसीटीवी फुटेज कैमरा में कैप्चर हुई है। दुग्गल, दिखा इसको। और रात 12 बजे जब तू अपने घर की ओर लौट रहा था, तब तूने गुलाबी रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी, जो दूसरे सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुई है। चला पता कि तूने सुनीता को क्यों मारा। मैं बैंक का लोन ना चुकाने की वजह से बैंक वाले बार बार बुआ को कॉल करके परेशान कर रहे थे, और मेरी शॉप भी लॉस में जा रही थी। लेकिन मैं फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था, और 6 ईएमआई लगातार बाउंस होने की वजह से बैंक वालों ने मुझ पर केस कर दिया, और बुआ ने भी मुझसे बात करना बंद कर दिया। लेकिन जब बॉबी गायब हुआ तो बुआ ने पापा और मुझसे आके हेल्प मांगी। उसी रात मैंने सोचा कि मैं इन्हें सिंपैथी दिखाकर फिर से कुछ पैसे की हेल्प मांग सकता हूँ। प्रत्युष, तुम इस वक्त? बुआ जी, पापा कह रहे थे कि आप घर पे अकेले हैं तो आपसे मिले हूँ। बॉबी का कुछ पता चला? नहीं। बुआ जी, मुझे तो लगता है कि उसके चाचा जी ने आपको परेशान करने के लिए उसे गायब किया है। बुआ जी, मैं जानता हूँ कि ये वक्त सही नहीं है ये सब बातें करने का, लेकिन मैं यहाँ लोन के बारे में ही बात करने आया था। वैसे मैंने कुछ पैसों का इंतजाम कर लिया है, सिर्फ 50,000 रुपये कम पड़ रहे हैं। अगर आप कुछ हेल्प कर सके तो। तेरे पापा ने तुझे मेरा हाल पूछने भेजा या फिर से उधारी मांगने के लिए? नहीं बुआ जी, पापा तो। बस कान खोल के सुन लो, तुम्हारी वजह से बैंक वालों ने एक भी पैसा मेरे अकाउंट से काटा तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। क्या कर लेगी तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे चिल्लाने की? तूने मुझ में हाथ उठाया? मैंने बॉबी की शर्ट पहनी और
अपनी शर्ट और चाकू एक बैग में रख लिए और नाले में फेंक दिए। लानत है तेरे जैसे एहसान फरामोश पे। मैम, जिस लड़की ने सुनीता जी के कहने पर स्टिंग ऑपरेशन किया था, उसने आपके लिए अज्ञात लेटर भेजा है। अज्ञात लेटर? महोदया, मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने उस सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया जिसके लिए मैं और सुनीता मैम कोशिश कर रहे थे। मैं गरिमा को भी अच्छे से जानती थी। उसे बहुत पछतावा था कि वो मैम से मिलकर माफी मांगना चाहती थी और हमारे कहने पर गवाह बनने को भी तैयार थी। मेरे ही कहने पर सुनीता मैम ने उसको उस रात मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन मैम के साथ उसका भी मर्डर हो गया। मैम बहुत अच्छी थी, उन्होंने हमेशा सही का साथ दिया और जरूरतमंदों की मदद की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उन कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। फिलहाल मैं अपनी पहचान छुपा के रखना चाहती हूँ, लेकिन हिम्मत हुई तो एक ना एक दिन आपसे आकर जरूर मिलूंगी। समाज में नैतिकता, सभ्यता और अनुशासन को हमेशा ऊंचा स्थान दिया जाता है, लेकिन आज के दौर में इंसानी दिल इतने तंगहाल हो गए हैं कि अपनी जरूरतों के अलावा हमें अंदर कोई हिस्सा खाली ही नहीं दिखता। और ये स्तर तब और भी गिर जाता है जब अपने मददगार को झूठा धन्यवाद देना तो दूर, कई लोग उससे उसके प्राण तक छीन लेते हैं। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। माँ बस बोलती है वो नहीं ले जाएंगी। मेरा मेले जाने का जी कर रहा है। मैं बापू से बात करूंगी, वो हमारी बात ना टालेंगे। जुगनी, कुसुम, गीत, तुमने मेरे बच्चों को कहीं देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखे। क्यों, क्या हो गया? वो कहीं मिल नहीं रहे हैं। क्यों रे, तेरा अब तक होमवर्क ना हुआ? इतनी देर हो गई तुझे? रेखा भाभी, आपने मेरे बच्चों को देखा है क्या? अरे हमसे तो अपने ही बालक ना संभलते, किसी और के बालकों को क्या देखेंगे? बहू, बच्चों का कुछ पता चला? नहीं बाबूजी, बच्चों का कुछ पता नहीं चला। मैंने हर जगह पूछ लिया। अरे भाई, कुछ पता चला? नहीं ताऊजी, हर जगह ढूंढा लेकिन बच्चों का कुछ पता नहीं है। तू एक काम कर, तू चौटाला के पास जा, उसको बोल पुलिस को बुलावे। लेकिन वो इतनी रात को जाएगा क्या? उसका बाप भी जाएगा, ड्यूटी है उसकी। तू जा, जल्दी जा। जॉन सर, ओहो, खाना, डिनर टाइम। आज भाभी जी ने क्या भेजा है? रोटी, चावल, पनीर और दाल पालक। सब मेरी फेवरेट है सर। आज खाना कम पड़ने वाला है। अरे और इंस्पेक्टर साहब, छोटा साहब, इस वक्त माफ करना इंस्पेक्टर साहब, इतनी रात को तकलीफ दी आपको। घनी जरूरत आन पड़ी है। क्या हुआ? वो हमारे मोहल्ले के 3 बच्चे गायब हो गए हैं। वो जोगी है ना, जोगिंदर राठी, उसी के। चलिए। भैया, भैया, वो भाभी बहुत परेशान है भैया। गणी भाभी की वकालत ना करे। क्या हो गया? सॉरी बापू, रुक जा। बच्चे कहाँ है मेरे? बच्चे कहाँ है मेरे?
साली अच्छी बीवी तो बन नहीं पाई, अच्छी माँ तो बन जाती। कहाँ गई थी? सिनेमा देखने गई थी या मोहल्ले में बैठ के गपशप कर रही थी? कहाँ है बच्चे मेरे? अरे क्या कर रहा है छोरे? हैं? रहने दे बापू, बीच में ना आवे। आज खाल खींचूं इसकी मैं। कब से गायब है बच्चे? सर, मैं रसोई में काम कर रही थी, बच्चे बाहर खेल रहे थे। जब बाहर आई तो बच्चे थे ही नहीं। मुझे लगा आस पड़ोस में कहीं गए होंगे, लेकिन वहाँ पर भी पूछ लिया पर बच्चे कहीं नहीं मिले। आपने बच्चों से कुछ कहा था या फिर उन्हें डांटा वाटा हो? नहीं सर, बस बच्चे 2-4 दिन से मेले जाने की जिद कर रहे थे। नहीं, ये मेरी माँ है। क्या बात है? हाँ, तुम तीनों बंदरों को आज मुझ पे बहुत प्यार आ रहा है। माँ, मेले ले चलना, कुल्फी खानी है, झूला झूलना है, जुगनी का नाच भी देखना है। ले चलना मेले माँ। बेटा, मैं तो खुद इस मोहल्ले से बाहर नहीं गई हूँ, तुम लोगों को क्या ले जाऊंगी। एक काम करो, तुम लोग ना अपने बापू से बोलो, वो तुम तीनों को ले जाएंगे मेले में। फिर चलो बापू से बात करते हैं। आपसे कुछ कहा था बच्चों ने? मैं तो जी मानेसर गया हुआ था, शूटिंग थी शादी की। वहां पता लगा कि बालक गायब हो गए। सुनते हैं आऊँ आधी शूटिंग छोड़ के। ऐसा है जी, फोटोग्राफर हूं मैं, शादी की शूटिंग कर रहा था, फोटो फाटो खींच रहा था वहां। मन ने बालका तो कुछ नहीं कही। हो सकता है फिर बच्चे मेले में गए हों, वहां पता किया आपने? साहब, मेला कौन से घर के पिछवाड़े में लगा है? कोसों दूर है वो, दूसरे शहर में। बच्चे कैसे जा सकते हैं वहां पे? कोई फोन वोन आया फिरौती के लिए? ना जी, तो कोई फोन नहीं आया। बच्चों की फोटो तो होगी आपके पास? हाँ जी, फोटो है ना। जॉन, फोटो लो और सारे आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। सर, आप मेरे बच्चों को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए सर। पता नहीं किस हाल में होंगे मेरे बच्चे। जोगी ने बच्चों को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन उसके हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा था। हर गुजरते वक्त के साथ कुसुम का मन एक अनजाने डर से कांप उठता था। पुलिस हर तरफ बच्चों को ढूंढ रही थी, लेकिन क्या वो उस मां को उसके बच्चों से मिला पाई? सब वो मेरे बालका का कुछ पता चला? आपके पास कोई फिरौती के लिए कॉल वॉल आया? नहीं, तो कोई फोन नहीं आया। किसी से कोई झगड़ा या फिर कोई दुश्मनी? दुश्मनी तो सब एक के साथ है। वो आज तक नहीं, 2 पुस्ता से हमारी जमीन पर नाक की तरह कुंडली मार के बैठा है। वो कौन? चौटाला। अरे ओ चौटाला, क्या कर रहा हो? हमारी जमीन है या? यो जमीन का केस कोर्ट में चल रहा है। जो तू जीत गया तो ये जमीन भी थारी और ये वहमशाला भी थारा, लेकिन उससे पहले जो अगर एक कदम भी रखा ना तो टांगे तोड़ दूंगा, समझा? सारा चौधरी चौटाला नहीं तुम्हारे बच्चों के गायब होने की रिपोर्ट लिखाई थी ना? साहब, हाथी के दांत हैं उसके, खान के और दुनिया तो दिखान के और। झूठ बोल रहा है, साले का दिमाग खराब हो गया है। मन ने अगर जमीन ताकत से हथियानी होती ना तो साले के हाथ पैर तोड़वा के ले लेता। नामर्द नहीं हूं मैं जो बच्चों को बीच में लाऊंगा। चौटाला साहब, कल कहां थे आप? आप मारे पे शक कर रहे हो इंस्पेक्टर साहब? मैं बस अपना काम कर रहा हूं। कहां थे? पार्टी ऑफिस में। अब चलूं, मैंने घड़ा काम से। अरे हाँ करतार भाई, घर में प्रॉब्लम चल रही है, मैंने बताया था ना, मैं कर दूंगा। थोड़ा टाइम दो मेरे को। क्या हुआ? पता चला कुछ बच्चों का? कह रहे हैं बताएंगे। मैंने कहा था ना फोन ना करिए, मैं फ्री होकर अपने आप कर लूंगा। भाभी, अरे भाभी ये क्या कर रही हो? ऐसे तो आग लग जानी है घर में। सुबह से ताऊ जी और ताई जी ने भी कुछ नहीं खाया है। आओ अब चलो हमारे साथ, मैं आपके लिए छाछ लाया हूं।
बाहर चलो। माही, माही, माही मुझे मेरे बच्चे वापस दिलवा दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए माही, मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए। बच्चे वापस आ जाएंगे, आप चिंता मत करो। हाँ कुसुम, तू फिक्र मत कर, तेरे बच्चे तुझे जरूर मिल जाएंगे। तू बता मेरे बच्चे कहाँ हैं? क्या किया तूने उनके साथ? क्या किया? तू पागल हो गई है क्या? मुझे कैसे पता कि तेरे बच्चे कहाँ हैं? झूठ बोल रही है तू। तू सब जानती है। कहाँ है? बोला। मैं कैसे जानूंगी? तू सब जानती है। अरे मुझे बता ना, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। समझ में नहीं जानती कुसुम, मैं तो तेरा हाल देखने आई थी यहाँ पर। झूठी, तू नहीं चुराया मेरे बच्चों को। अरे बोलिए ना इसे, पुलिस स्टेशन लेके जाओ। कुछ भी कहने लग रही, चुप हो जा। बड्डी बहन है बात तेरी, कुछ भी कह देगी। ना घनी लाडली हो रही है ना थारी, समझा लो इसने। बालक तो संभाले नहीं गए, आए गए लोग पे किचड़ उछालन लग रही है। अरे किस जा रहा है? अभी तो आया था, रोटी तो खा ले। रोटी अलग तो नहीं उतरती मेरे, बालक खू रहे हैं मेरे। पुलिस के भरोसे बैठा रहा तो बालक नहीं आओगे, जाके बेरा करके आऊं। क्या हो रहा है? हाँ कुछ नहीं साहब, वो जनानी आया, झगड़ा हो गया था। आप कैसे आ गए? एक मिनट, आप क्यों छुपा रहे हैं इनसे? अरे सब कुछ सच सच बताइए ना। मैं कह रही हूँ आपको, वो औरत नहीं, डायन है, डायन। उसी ने किया ये सब। सर आप उसी को जाकर पकड़िए। किसको? मेरी बड़ी बहन सुमन को। वो ही मेरे बच्चे मुझसे छीनना चाहती थी, उसी ने अगवा किए मेरे बच्चे। अरे मेरा प्यारा बच्चा, ला लल्ला को खाना मुझे भी दे। बनाना है। हाँ ओके। मेरा लल्ला। और ये ले। ये क्या है दीदी? ये एडॉप्शन के पेपर हैं। अब इसे इसकी असली माँ को सौंप दे। अब लल्ला मेरे साथ रहेगा, मेरे पास रहेगा, है ना? दीदी ये क्या मजाक है? छोटी, ये मजाक नहीं है। तूने ही तो कहा था कि ये बच्चा तू मुझे दे देगी। तेरे तो 3 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है, तेरा पूरा परिवार है। अब ये बच्चा तू मुझे दे दे। अरे कैसे दे दूं ये बच्चा? हाँ ये मेरा बेटा है, 9 महीने मैंने इसे अपने कोख में पाला है। ये मेरे शरीर का एक हिस्सा है। आप नहीं समझे। सही कहा तूने, मैं नहीं समझूंगी। बांझ हूं ना मैं, बच्चा पैदा नहीं कर सकती ना। दुनिया ताने देती थी, लेकिन आज मेरी बहन ने मुझे इतनी बड़ी गाली दी है कि मैं बांझ हूं। तो एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ सकती कि मैं कितना तरस रही हूं इस बच्चे के लिए। आपको पूरा यकीन है कि आपकी बहन सुमन ने आपके बच्चे चुराए? जी सर, आप मेरे बच्चे मुझे ढूंढने में मदद कीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। चारों तरफ फैल जाओ, कोने कोने में ढूंढो, देखो कहाँ छुपा के रखा बच्चों को। सुमन आप है? जी। सर पूरा घर छान मारा, बच्चे कहीं नहीं मिले। चार साल से उसकी चौखट पर कदम नहीं रखा सर मैंने। जब पता चला कि उसके बच्चे अगवा हो गए हैं और वो परेशान है तो सोचा कि सगी बहन है और जाकर थोड़ा हौसला दे आऊं। पर वो तो मुझे ही आंखें दिखाने लगी। अब सही में उसका बच्चा लेना चाहती थी? हाँ साहब, मैं झूठ नहीं बोलती, लेकिन इसमें कुसुम की भी हाँ थी। कुसुम एक बात तो बता, ये जोगी को क्या खिलाती है तू, जो उसे सबर ही नहीं होता? एक के बाद एक लाइन लगा रखी है उसने।
क्या दीदी, तुम भी? अच्छा सुन, ये बच्चा जब आएगा ना तो ये बच्चा मुझे दे दे, चाहे बेटा हो या बेटी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये बच्चा मुझे दे दे, तेरी बहन की भी गोद हरी हो जाएगी। दीदी, भगवान ने चाहा तो तेरी गोद जरूर हरी होगी। कुसुम ने ऐसे ही बोल दिया और आप लोगों ने सच मान लिया कि वो अपना बच्चा आपको दे देगी, और जब उसने मना कर दिया तो उसके बच्चों को किडनैप कर लिया। कैसी बातें कर रहे हैं आप साहब? उसने मेरे साथ वादा खिलाफी की है। मेरे हिसाब से तो खाली गलतफहमी थी। क्या कल दिन भर कहाँ थी आप? जी मेरे साथ थी। कल हम एक रिश्तेदार के वहाँ शादी में गए थे। आगे से कोई भी शादी या कोई भी न्योता आए ना, थाने में बताए बगैर मत जाइएगा। क्या लगता है चौहान? सर ये केस इतना भी सीधा नहीं है जितना हमें दिख रहा है। बच्चों की किडनैपिंग का मोटिव, फिर फिरौती के लिए कोई कॉल ना आना, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत उलझा हुआ है। ऊपर से अडॉप्शन का मामला भी 3-4 साल पुराना। मतलब सुमन ने बच्चों को अगवा नहीं किया? मां बनना हर औरत की इच्छा होती है, सुमन की भी रही होगी। कई बार ऐसी इच्छाएं जो पूरी नहीं हो पाती इंसान को अपराधी बनने पर मजबूर कर देती हैं। अपनी बहन से हुई गलतफहमी को उसने धोखा माना, वादा खिलाफी, ऐसे बोला था ना। चौहान, इस सुमन के बारे में पता करो, पता नहीं बच्चे किस हाल में हो। सर मैंने पूरी इंक्वायरी की, चौटाला सही बोल रहा था। जिस दिन बच्चे गायब हुए थे वो अपने घर और ऑफिस में ही था। हो सकता है उसने अपने किसी आदमी से करवाया होगा। कुसुम की बहन सुमन का क्या हुआ? सर सुमन झूठ बोल रही है। मैंने आसपास पूछताछ की, वो किसी शादी में नहीं गई थी, घर पर ही थी। हाँ सर मैंने झूठ बोला था। जब इन्होंने कुछ किया ही नहीं तो आपने झूठ क्यों बोला? तो क्या करता मैं? आप लोग इन पे झूठा इल्जाम लगा रहे थे। अभी उस वक्त मेरे दिमाग में जो भी आया मैंने बोल दिया कि रिश्तेदार के वहाँ शादी में गए थे। सर मैं बच्चा गोद लेना चाहती थी, मैं बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर बच्चों को कुछ भी हुआ ना तो उम्र भर जेल में सड़ोगे तुम लोग। सुमन, ये मामला बहुत ही गंभीर होते जा रहा है। तुम एक काम करो, तुम आराम करो, मैं अपने वकील से मिल के आता हूँ। क्या पता कब जरूरत पड़ जाए उसको। और घर वाले ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर कौन है जो उनसे अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। हाँ करतार भाई, करता हूं, मैं थोड़ा फंसा हुआ हूं। अरे बेटा, कुछ पता चला? इस चौटाले के अलावा हमारे पूरे पंचकुला में हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी ना है, फिर उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अरे बेटा किधर जा रहा है? रोटी तो खा ले। अरे माम तो डाल। हाँ गया होना बात। थोड़ी मजा आ गया। जोगी भाई, अरे हुआ क्या? भाई मेरी जोगी, क्या हो रहा है? सब इसने उठाया मेरे बालक। ये क्या उठाएगा तुम्हारे बच्चों को? सब नौकरी से निकाल दिया था, मेरे स्टूडियो में गंद फैला रहा था। बहुत सही। हाँ हाँ, बालों ने हाथ फिरा। बहुत सही, बहुत बढ़िया। अरे सड़े हो क्या चल रहा है? अरे क्या चल रहा है भाई? मेरी बात सुनो। साले आज के बाद स्टूडियो के आसपास मत दिखिए, न जीत मार दूंगा। चल साहब, मैं तुमने उठाया इसके बच्चों को? नहीं साहब, मेरा यकीन करो, मैं सिर्फ फिल्म बना रहा था। और फिल्म बनाना हम तुझे सिखाएंगे। जॉन सर, लॉकअप में ले जाकर इसको इतना तोड़ो जब तक ये उगल नहीं देता है कि बच्चे कहाँ हैं। चल मैंने कुछ नहीं, मेरा यकीन करो साहब। सच क्या बोल? सच बोल। साहब मुंह खोला उसने? अभी तो कुछ नहीं बोला है। अभी तुम घर जाओ, जैसे कुछ बोलेगा फोन कर देंगे।
ताई जी के लिए दवाई लेके आ और बहुत जल्दी आना। अरे बेटा कहाँ गया था? बच्चों का कुछ पता चला? ना बाबूजी, पर मेरा चल जाएगा। हाँ करतार भाई। अरे जोगी भाई मेरी बात तो सुनो। हाँ, आपका तो बिजनेस खराब हो रहा होगा ना। हद होगी, आपने किसी की मजबूरी तो कोई लेना देना नहीं है। मेरे भाई मैंने अनाज के लिए मंडी से पैसे एडवांस ले लिए हैं। अरे भाई मुझे अच्छा काम करो, मुझे चाबी दे दो, मैं गोदाम जाकर खुद अनाज ले लेता हूँ। हाँ, रात ना आके एक गोदाम की चाबी ले जाइए मेरे। क्या हुआ? सर पूरी रात तोड़ा मैंने सुरजीत को, कुछ नहीं बोल रहा है। हेलो, ठीक है, हम लोग पहुंच रहे हैं। जॉन सर, जोगी को फोन करो और चौटाला के साथ जो उसको डिस्प्यूट वाली जमीन है वहां पर आने को बोलो। सर हाँ साहब, सुबह सुबह क्यों कर बुलाया? साहब ऐसा है, बहुत परेशान हो लिया हूं मैं। ये बताओ मेरे बच्चे का। अरे साहब, इस जमीन पे केस चल रहा है, फैसला आने वाला है कोर्ट का, मेरे हक में होगा। क्या हुआ बच्चों का? कुछ पता चला? पता लग जाएगा, तुम अपना ख्याल रख। तू कित जा। माता रानी के मंदिर चल रही, बच्चों के लिए मेहनत मांगना। सर हाँ, इनके सर को कुचल कर मारा गया है, लेकिन वहाँ ज्यादा खून नहीं है। तो शायद उन्हें कहीं और मारा गया है और यहाँ पर लाकर फेंका गया है। मुझे भी कुछ ऐसा लगता है सर। सुरजीत तो रात भर से लॉकअप में बंद है। शायद किसी और से करवाया हो, या फिर शायद किसी और ने ही किया हो। जॉन, इसी जमीन को लेकर जोगी और चौटाला में झगड़ा हो रहा है ना? जी सर। एक काम करो, सुरजीत को फिलहाल के लिए छोड़ो, पर नजर रखो उस पर, और फोरेंसिक जांच के बाद बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। और चौटाला? मैंने कुछ ना किया है। बच्चों की लाशें डिस्प्यूट वाली जमीन से मिली हैं, जहां पर आपने व्यायामशाला का शिलान्यास करवाया था। देख इंस्पेक्टर, किसकी जमीन पे किसका कब्जा है ये तो कोर्ट बताएगा। मन तो बस इतना पता है कि उन बच्चों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। चौटाला साहब, जब तक हमारी जांच पूरी नहीं हो जाती ना, हमें आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। तू जानता नहीं तू किससे बात कर रहा है? तू जानता नहीं मैं कौन हूं? तो शायद तू ये नहीं जानता कि तू किससे बात कर रहा है। जॉन सर, इसकी अच्छे से खातिरदारी करो, और इतनी खातिरदारी करो जब तक ये मुंह से कुछ उगलता नहीं है। हाँ ठीक है, इनके साथ बात करके अपडेट करो मैं। हाँ सर, जो डॉक्टर बच्चों का पोस्टमार्टम कर रहे हैं उनका कॉल आया था। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के पेट में गेहूं मिली है। सर बच्चे के पैर कुतरे हुए हैं, मानो कि जैसे चूहे ने कुतर दिया हो। और वो छोटा सा बच्चा बिट्टू, वो तो पहले से भूख और प्यास से मर चुका था सर, फिर भी उसका सर को कुचल दिया गया। सर ऐसा लगता है जिसने भी इन्हें मारा है वो इस बात को पक्का करना चाहता था कि बच्चे मर जाएं। चूहे और गेहूं ये दोनों तो एक ही जगह मिल सकते हैं, किसी गोदाम में।
बच्चे ना मेरे साथ आंख मिचोली खेल रहे हैं। पर माँ देखना, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगी माँ। वो लोग मुझसे ज्यादा देर तक छुप नहीं सकते। मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगी। ये कैसी आवाज है माँ? क्या हो गया? ये क्या नया नाटक शुरू कर दिया? सुनिए जी, आपकी बात सुनेंगे। हाँ, बच्चे है ना, आप इन्हें बोलिए ना उठे। बहुत हो गया ये सब, चलिए ना। अरे बोलिए ना, आप चुप क्यों हैं? अब नहीं उठेंगे। पागल हो गए क्या आप लोग? क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों बोलेंगे ये लोग? पुलिस उस कातिल को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन क्या पुलिस के हाथ कोई सुराग लगा? इस माहौल में भी तेरे से रुका नहीं जा रहा। तेरे से कहा था ना फ्री होकर फोन करूंगा। सर, कि गोदाम में खून के निशान और वॉमिट के सैंपल मिले। किसका गोदाम है? जोगी। तुम नहीं निकालो इसकी सारी। सर। अब मैं और चुप ना रह सकता। मैं पुलिस ने सब बता दूंगा। पागल हो गया क्या? कि 3 बच्चे तो चले गए, एक चिराग बच्चा उसे भी बुझा दोगे? सर, आ जाओ। ये देखिए, कहने को तो वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जोगी की है, लेकिन असल में जोगी के पिता ओम प्रकाश राठी ने वो सारी प्रॉपर्टी जोगी की पत्नी कुसुम के नाम कर दी। क्या? ये सर, ये तो रहा पहला सरप्राइज। और दूसरा सरप्राइज ये है कि हमने मानेसर थाने के साथ कांटेक्ट किया था। जोगी ने हमें कहा था कि शादी के लिए वो मानेसर गया था, फोटोशूट और वीडियो शूट करने के लिए। मैं तो जी मानेसर गया हुआ था, शूटिंग थी शादी की। लेकिन एज पर द रिपोर्ट जो मानेसर थाने से हमें मिली है, जोगी तो मानेसर गया ही नहीं था, वो सोलन में था। यस सर, उसके कॉल लोकेशन रिपोर्ट से भी साफ जाहिर होती है कि वो उस दिन मानेसर नहीं बल्कि सोलन था, हिमाचल प्रदेश, और फिर वहां जाकर उसका फोन बंद हो गया। पर इस सोलन में क्या कर रहा था? सर, वहाँ तो हमें एक और बड़ा सरप्राइज मिला। जोगी के जान पहचान वालों से पूछताछ करके हमें पता चला कि सोलन में वो घर बसा कर रखा है। एक औरत भी है, अनीता नाम है। भारती, सोलन पुलिस से कांटेक्ट करो और इस अनीता को यहाँ लेकर आओ। सब जी कहिए। आपका नाम? अनीता। इस आदमी को जानती हैं आप? साहब, मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलिए। मुझे हमारे बेटे पे शक है। उसका किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। खबर है हमें। साहब, उसको लग रहा था कि आप सही ढंग से काम नहीं कर रहे, इसलिए आपको रास्ता बताने आया था। लेकिन अब मुझको विश्वास हो गया कि हमारे नाते पोतों को इंसाफ मिलेगा। साहब, मेरा इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो कभी जोगी को शादी के लिए भी नहीं बोला। माँ बाप गुजर गए थे, बहुत तकलीफ में थी, तब जोगी मुझे मिले। तब से जोगी मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं और मैं जोगी की ज़रूरतों का। बस यही है मेरी लाइफ में। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा कि जोगी अपने बच्चों को छोड़कर मेरे पास आ जाए। और हम तुम्हारी कहानी का यकीन कर लें। तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे ही गोदाम में बंद करके रखा गया था। वहां पर जो उल्टी और खून के धब्बे मिले उससे डीएनए मैच किया है हमने। साहब, मैंने नहीं बेरा, मैंने गोदाम की चाबी करतार को दे दी थी। करतार से भी बात कर ली है हमने।
सर मैंने जोगी के गोदाम में ऐसा कुछ भी नहीं देखा। बात असल में ये थी कि मैंने अनाज मंडी में व्यापारियों से पैसा एडवांस ले लिया था। सर मैंने जोगी को जबरदस्ती कई बार फ़ोन किए तब जाकर वो माना, इसलिए मैंने जल्दबाजी में रात में गोदाम जाकर अनाज लिया और मंडी बेच दिया। मेरे बालक गुम हो गए थे, मैंने अनाज की सुध कहाँ से होती? तेरे पिता ने सारी जमीन तेरी बीवी के नाम पर कर दी थी, गुस्सा तो आया होगा। हाँ साहब, मेरा मन है। पर मेरा स्टूडियो अच्छा चल रहा था, बहुत खुश था मैं। इतना खुश था कि अपने बच्चों की अर्थी उठाते समय भी अपनी गर्लफ्रेंड अनीता के साथ फोन पे लगा हुआ था तू। नहीं साहब, इमरजेंसी थी। कैसी इमरजेंसी? सब अनीता पेट से दर्द हो रहा था, इसे मदद के लिए कोई नहीं था। मैंने इसका फोन रखने के बाद सीधा डॉक्टर को फोन किया था। हम जानते हैं ये माँ आने वाली है, ही रही उस डॉक्टर की रिपोर्ट। तुझे तो भरा पूरा परिवार मिल रहा था ना, खाली बच्चों के कारण तू कुसुम के साथ रह रहा था और इसीलिए उनको रास्ते से हटा दिया। और क्या पता अगला नंबर फिर कुसुम का होता और उसके बाद तो सारी जमीन तेरी हो जाती। सब कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हैं आप। ये रहे तुम्हारे कॉल डिटेल्स। फिर अफेयर सिर्फ वनीता से ही नहीं, कुसुम की बड़ी बहन सुमन के साथ भी चल रहा है, इसीलिए तूने उसको इतने सारे कॉल्स किए, जबकि दोनों सगी बहनें एक दूसरे के साथ बात तक नहीं करती। बस कीजिए साहब, बस कीजिए। बड़ी बहन जैसी है मेरी सुमन, बहुत इज्जत करता हूं उसकी हालत देखकर तरस आता है मेरे को। जोगी, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बेरा दीदी, आपने कुछ नहीं करा। आप कुछ ऐसा कर भी नहीं सकते। आप तो खुद बच्चों को इतना प्यार करते हो। मैं बिट्टू को आपको गोद देना चाहता था, पर पता नहीं कुसुम ने इतना बड़ा इल्जाम आप पे क्यों लगाया। मैं कुसुम की तरफ से आपसे माफी मांगने आया हूं दीदी, माफ कर दो दीदी। साहब मैंने एडॉप्शन के पेपर पे भी साइन कर दिए थे। इसी बात पे मेरा और कुसुम का झगड़ा भी हुआ। उसने मुझसे बात करनी बंद कर दी, हमारे बीच में फासला हो गया था साहब। मैं प्यार की तलाश में था, उस बीच अनीता मिली। इसने बिना कुछ चाहे, बिना कुछ मांगे मेरा बहुत ख्याल रखा साहब। ये बात मेरे घर पे पहुंच गई, बापू ने सारी जमीन उठा के कुसुम के नाम कर दी। साहब मेरा घर से जी उछट गया था। मैं साहब कुसुम के पास सिर्फ इस वजह से था कि उसके पास मेरे बच्चे थे। मैंने अपने बच्चे नहीं मारे साहब, मैंने अपने बच्चे नहीं मारे साहब, मैंने अपने बच्चे नहीं मारे साहब। समझ नहीं आ रहा इसकी बातों में कितनी सच्चाई है। सर मुझे नहीं लगता ये जोगी सच बोल रहा है। 2-4 घंटा तोड़ते हैं, सारा सच उगल देगा। सर मुझे तो इस अनीता पे भी शक है। अगर जोगी ने अपने बच्चों की हत्या नहीं की, या तो अनीता ने खुद किया या फिर किसी और से बच्चों की हत्या करवाई होगी। सर जोगी का बच्चा अनीता के पेट में पल रहा है, तो ये जाहिर सी बात है अनीता यही चाहेगी कि उसकी बच्चों को भी वही सारी खुशियाँ मिले जो कुसुम की बच्चों की मिल रही है। बात की पॉसिबिलिटी से तो इनकार नहीं किया जा सकता। चौहान सर हिमाचल पुलिस की मदद से मैंने आसपास पूछताछ की थी। सभी का यही कहना है कि अनीता बहुत ही सीधी सादी और वक्त की मारी औरत है। वो किसी से मिलती जुलती नहीं थी, सिर्फ एक जोगी ही था जो उसके घर आता जाता रहता था। सर तब तो पॉसिबिलिटीज और बढ़ जाती है। वो अपने बच्चे के बाप को और प्रॉपर्टी को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती होगी। सर ये जोगी का मोबाइल है जो हमने कॉन्फिस्केट किया हुआ है। जिस दिन बच्चे घर से गायब हुए थे उस दिन एक लैंडलाइन नंबर से इस नंबर पर 10 से 12 मिस कॉल अलर्ट आए थे। तो जाहिर सी बात है कोई जोगी को लगातार ढूंढने की कोशिश कर रहा था। पता करो किसका नंबर है। हो सकता है कोई बच्चों के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हो, या फिर शायद किसी ने फिरौती के लिए कॉल किया हो। बहुत इंपॉर्टेंट लीड है ये, देर नहीं होनी चाहिए, जल्दी करो। साहब जिस दिन बच्चे घर से गायब हुए थे उस दिन इस नंबर से तुम्हारे नंबर पर 10 से 12 मिस्ड कॉल अलर्ट्स हैं। किसका नंबर है ये? साहब मैंने कभी फोन नहीं करा इस पर। ये पीसीओ आपका है? जी साहब मेरा है। और ये नंबर देखिए, ये आप ही के पीसीओ का नंबर है? जी मेरा पीसीओ का नंबर है। 27 मई दोपहर 3 से 7 बजे के बीच इस पीसीओ से इस नंबर पर 10 से 12 बार कॉल किए गए थे। कोई आइडिया है कौन था वो आदमी? कुछ याद नहीं साहब, यहाँ तो बहुत लोग आते हैं डेली फ़ोन करने। ठीक है।
सर ये देखिए, उस पीसीओ के आगे वाले स्ट्रीट लैम्प पोस्ट की सीसीटीवी फुटेज से हमें पता चल गया है कि जोगी को वो सारे कॉल्स किसने किए थे। बहुत घुमाया तूने, हमारे सामने रहकर भी हमसे बचता रहा। जोगी के घर वालों ने तुझे अपना माना और तू जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। बोल। हाँ साहब, मैंने ही बच्चों को मारा है। मैं बहुत कर्जे में था साहब, जुए और शराब की बड़ी गंदी लत थी, इसीलिए हमेशा पैसों की किल्लत रहती थी। मैंने सोचा कि जोगी की जमीन ही हथिया लेता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे उनके बच्चों को निशाना बनाना पड़ा। मैंने एक बार ताऊ जी को बच्चों को जुगनी की कहानी सुनाते हुए देख लिया था कि कैसे जुगनी बच्चों को प्यार करती है, उनके लिए खाने की चीजें लेकर के आती है। और जब मैं बच्चों के सामने साड़ी पहन करके आया तो उनको लगा कि मैं ही जुगनी हूं। जुगनी? फिर मैंने उन्हें भाई के गोदाम में छुपा दिया। मैंने पहले ही एक दूसरी चाबी बनवा ली थी। मेरा प्लान था कि मैं भाई को पीसीओ से आवाज बदलकर फोन करूंगा कि वो भाभी से बोलकर सारी प्रॉपर्टी चौटाला के नाम कर दे और पेपर लेकर के ताऊ जी की जमीन पर आकर चौटाला के आदमी को दे दे। मैं जानता था कि अगर भाभी को पता चलेगा कि उनके बच्चों की जान खतरे में है तो वो चुपचाप पेपर पे साइन कर देगी, और जब जोगी भाई पेपर लेकर के आते तो मैं उनको मार देता। इससे सारा इल्जाम चौटाला के सर पे जाता, क्योंकि जमीन को लेकर के ताऊ जी और चौटाले की दुश्मनी पूरे पंचकुले में मशहूर है। और बच्चों को भाभी के हाथ में देकर के उनसे कहता कि इनको बाप की जरूरत है, फिर मैं उन पर चादर चढ़ाकर उनसे शादी कर लेता। लेकिन साहब, जब मैं पीसीओ से भाई को फोन कर रहा था तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं ये? मैंने बहुत बार ट्राई किया। वो मानेसर का बोल करके वो सोलान चले गए थे अपनी अनीता के पास, और वहां पे जाकर के उन्होंने अपना फोन भी बंद कर लिया था। जब मैं घर वापस लौटा तो देखा कि कुसुम भाभी ने पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया था। घर पे सब लोग टेंशन में थे, पुलिस तक इन्वॉल्व हो चुकी थी। मैं बहुत डर गया था सर, इसलिए मैं बच्चों को गोदाम से निकालने भी नहीं गया, लेकिन करतार अनाज निकालने के लिए हल्ला कर रहा था। हाँ करतार भाई, हद होगी, आपने किसी की मजबूरी तो कोई लेना देना नहीं है। हाँ, रात में आके मैंने सोचा कि अगर ये बच्चे करतार के हाथ लग गए तो मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाता। बच्चों ने तुझे देख लिया तो तूने उन्हें मार दिया? नहीं साहब, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था, ये सब कुछ गलती से हुआ था साहब। कमीने, तो अपनी माँ जैसी भाभी पर चादर चढ़ाना चाहता था? तो मेरे हाथ कानून से बंधे हुए हैं, मैं तो तेरे ऊपर ऐसी चादर चढ़ाता ना कि कफन बन जाती। सड़ने दो इसे। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।